आ जाओ भाई फटाफट से। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं क्लास शुरू। आओ आओ आओ। आ जाओ भाई कर दी कलम यारी। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्ट चल रहा है भाई। भरी दोपहर में दोपहर को ठंडा मौसम है बारिश का। ये समझो क्लास अपनी खत्म होगी तो तकरीबन बारिश स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिर तो क्या अंदर फटाफट सी क्यों यार मास्टर गुड़गांव में तकड़ी बारिश हुई है भूपेंद्र। अच्छा भाई इधर भी भाई मौसम तो हो रहा है नु आवाज अंदर भी मतलब खुशबू आ बारिश की। मैं बाहर गया था लेकिन अभी फिलहाल बारिश स्टार्ट हुई नहीं। काला जेड ब्लैक मौसम मतलब है क्लास खत्म होगी इतना आ जाएगी भाई जल्दी मन लगा। ठीक है सर इकोनॉमिक्स के बाद क्या करवाओगे? हिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे इकोनॉमिक्स के बाद। मोटा मोटा तुम ये समझो कि 1 तारीख से हिस्ट्री स्टार्ट करवा दूंगा मैं 1 सितंबर से। इकोनॉमिक्स तुम देखो आज तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है 5वां चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। 2 दिन में पूरा करवा देना पूरा चैप्टर था। आपने स्टार्ट किया था 5वां चैप्टर जो कि कल स्टार्ट किया था। कल अपने सारा पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू एंड सारा सौदा। ठीक है आज हम लोग टैक्स और जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टैक्स होते हैं और जीएसटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज चैप्टर समाप्त। कल दूसरा मतलब मंडे को दूसरा चैप्टर। मतलब कुल मिला के अगला तो वीक होगा ना सारे 5 चैप्टर बचे। अगला वीक में हर रोज एक चैप्टर लिखवा दूंगा तो भी आराम से लिख जाएगा सौदा जमा आराम था। ठीक है सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना भाई। क्यों ऑफलाइन में ऑफलाइन में क्या हो जाए ना पढ़ो था मैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन ही ठीक से देखो भाई स्टार्ट करते भाई। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से सभी कोई चीजें क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है सबसे पहले जो टैक्स होगा उसका नाम है पेपर टैक्स। पेपर टैक्स किसको बोलते हैं भाई? मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं एग्जामिनर पर्सन पूछता है मैक्सिमम बच्चे पेपर टैक्स तो जो कागज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको पेपर टैक्स बोलना। नहीं ऐसा नहीं है भाई। पेपर टैक्स किसको बोलते हैं? ऐसा टैक्स जिससे सरकार की कमाई बहुत ही कम होती हो, बिल्कुल नाम मात्र की कमाई होती हो, उस टैक्स को बोलते हैं पेपर टैक्स। चीजें समझ में आई? एग्जामिनर पर्सन कैसे पूछता है? ऐसा टैक्स जिसके माध्यम से सरकार की कमाई बहुत ही कम हो उसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा। पेपर टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेपर टैक्स बोलते हैं। चीजें समझ में आई? ठीक है भाई लिखो भाई ऐसा टैक्स जिससे सरकार की कमाई न के बराबर होती हो, जमाए ना का बराबर है। ठीक है उस टैक्स को क्या बोलते हैं? उस टैक्स को पेपर टैक्स बोलते हैं भाई। उदाहरण के लिए ऐसा कौन सा टैक्स हो गया जी? एक सरकार टैक्स लगाती है गिफ्टों के ऊपर में। जैसे मान लिया आप किसी को अगर एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, जैसे मान लिया मैंने किसी को गिफ्ट में 25-30 लाख की गाड़ी दे दी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। अब ये तो है नहीं भाई हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति किसी को इतना महंगा गिफ्ट देगा। कोई रेयर और रेयरेस्ट केस मिला भाई कोई इतनी महंगी गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी को गिफ्ट में देगा। ठीक है तो जैसे ही वो गाड़ी उस बंदे के नाम होगी सरकार उसे टैक्स वसूलना शुरू कर देगी। ठीक है उसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। ये सिर्फ आपको एक उदाहरण के लिए बताने लग रहा हूं। ठीक है तो इस टाइप का टैक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? पेपर टैक्स बोलेंगे जिससे सरकार की कमाई ना के बराबर हो। ठीक है चले भाई आगे। सर संडे को टेस्ट ले लिया करो कोई ना कल ले लेंगे। ठीक है कल ले लेंगे। आगे चलते देखो अगला हमारे इसके अंदर जो एक और फंडा आता है भाई उसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा होता है जीएसटी वगैरह को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसको। ठीक है लेकिन इससे रिलेटेड आपको एक फंडा पढ़ना पड़ेगा जो कि एग्जामिनर पूछता है प्रीवियस ईयर के अंदर पर्सन आया हुआ है एज इट इज फॉर्मूला पूछेगा। इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होता है ये पूछता है भाई। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे नहीं है ये ऐसे नहीं था सॉरी ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे भाई। इन डायरेक्ट टैक्स भाई जो सीधा जो टैक्स होता है ना उसके अंदर क्या रूल होता है ये रूल की बात करने लग रही है। इन अलग है भाई डायरेक्ट टैक्स में यहां पर इनका मतलब क्या में। ठीक है जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है उसके अंदर क्या कुछ रूल होता है? उसके अंदर एक रूल होता है। उस रूल का नाम क्या है कि जो भी हमारा मार्जिनल टैक्स होगा अभी समझाऊंगा ये तब तुम्हारे समझ। जो भी हमारा मार्जिनल टैक्स होगा ना ठीक है वो हमेशा एवरेज टैक्स रेट से ज्यादा होगा। एवरेज टैक्स रेट से ज्यादा होगा। ठीक है मार्जिनल जो टैक्स रेट होगी वो हमेशा एवरेज टैक्स रेट से ज्यादा होगी। कैसे? समझ में नहीं आया जी। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मुनाफा। ठीक है या फिर थोड़ा सा मार्जिन यानी थोड़ा सा ये समझ लो आप लोग मुनाफा नहीं बोलेंगे। मार्जिन का मतलब आप इसमें थोड़ा सा मतलब कि प्रॉफिट ही बोल लो भाई। इतना का मार्जिन है इस चीज में इतना का प्रॉफिट है मुनाफा ही बोल लो। ठीक है अब देखो क्या होता है आपको जैसे मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं भाई। हमारे पास मान लिया टैक्स की स्लैब है जैसे मान लिया भाई 2 से 4 लाख की कमाई पर मेरे पास टैक्स लगने लग रहा है मान लिया 5%। ठीक है भाई 4 से 5 से मान लिया 5 से 8 लाख की कमाई के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स लगने लग रहा है 10%। ठीक है जी और रूल ये बना दिया अगर आप 8 से 12 लाख के बीच में कमाई करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा कितना? 20%। ठीक है जी अब एवरेज टैक्स रेट का मतलब एवरेज टैक्स का मतलब जो आपकी रेट चलने लग रही है उसका एवरेज। पहले आपकी रेट जैसे मान लिया तुम्हारी कमाई है 7 लाख रुपए तो 7 लाख के ऊपर सीधी सी बात है 5 या 10 में से कोई मतलब 7 लाख का मतलब सीधा 10% तुम्हारा टैक्स लगेगा। एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 5% और 10 का मैं एवरेज निकालूं तो 15/2 जो कि लगभग 7.5% के बराबर आएगा। यानी 7.5% का तुम्हारा एवरेज टैक्स रेट आ गया। क्या गया? एवरेज टैक्स रेट आया। इतनी चीज सभी साथियों को समझ में आई? एवरेज टैक्स रेट कैसे आया? जो भी तुम्हारी टैक्स की रेट चलने लग रही है 2 सालों के अंदर ठीक उसका एवरेज निकाल लो। इसका एवरेज मैंने निकाला 7.5% आ गया। ठीक है अब मान लिया तुम्हारी कमाई इससे अभी 7 लाख बाय चांस तुम्हारी कमाई 9 लाख रुपए हो जाए जो स्लैब इससे सिर्फ 1 लाख रुपए ऊपर होगी तुम्हारी कमाई बाय चांस तो मान के चलो तो सीधा तुम्हारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 20% लगेगा। यानी सिर्फ तुम्हारा 1 लाख रुपए का मार्जिन था 1 लाख रुपए मुनाफा था उसमें तुम्हारे ऊपर सीधा 20% टैक्स लगने लग रहा है। इसका मतलब यही है इसको बोलते हैं मार्जिनल टैक्स। ठीक है यानी मार्जिनल जो टैक्स होगा तुम्हारा 20% वो क्या हमेशा एवरेज जो टैक्स तुम्हारा 7.5% उससे हमेशा ज्यादा होगा। ये रूल याद रखना एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछेगा या बाहर ना क्यों आ जाए। एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि भाई जो डायरेक्ट टैक्स स्कीम होती है हमारी उसके अंदर मार्जिनल टैक्स रेट है उसका एवरेज टैक्स रेट से संबंध क्या है? आपको 4 ऑप्शन देगा। एक में ग्रेटर देन दे देगा, एक में लेस देन दे देगा, एक में इक्वल दे देगा, एक में लेस देन इक्वल टू दे देगा। ठीक है तब आपको याद रखना मार्जिनल वाली हमेशा एवरेज से ज्यादा होती है। चीज समझ में आई? एक बार के लिए बताओ एक बार के लिए सभी साथी बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई? भाई बैच करो यार मेरा गाना रहा करो क्लास में 100 बार कह रहे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर ले क्लास में पढ़ाई की चीज करा करो। ठीक है ग्रुप डी का पेपर भाई कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ऑन नवंबर दिसंबर में भी हो जा और के अगले साल भी हो जा। ठीक है तो मान के चलो तुम
भाई जैसे अगस्त चलने लग रहा है, पहले तो सीईटी प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आएंगे फार्म उसके ग्रुप डी वगैरह के। तो सितंबर के अंदर प्री का रिजल्ट है, तो सितंबर में फार्म मान के चलो तुम, सितंबर के अंदर जब तुम्हारे फार्म आएंगे उससे 1.5 महीने के अंदर पेपर ले लेंगे, जिस भी दिन तारीख फार्म की लास्ट डेट होगी। सितंबर में आवे तो समझ लो सितंबर तो अक्टूबर का या फिर नवंबर, 5-6 नवंबर के आसपास, 10 नवंबर के आसपास, इन दिनों के आसपास उसी का है, अगर होने के चांस मतलब फार्म टाइम से लेकर तो ठीक है। आगे चलो भाई, इतने चीज सभी साथियों क्लियर है ना? यस यस, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब जो हमारा बजट होता है ना, बजट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का हमको बजट देखने को मिलता है, ठीक है। एक बजट होता है जिसका नाम है इंटरिम बजट, जिसका हमने बजट के अब जो हमारा बजट होता है ना, बजट के भी अलग अलग भाई, इतने चीज सभी साथियों क्लियर है ना? यस यस, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब जो हमारा बजट होता है ना, बजट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का हमको बजट देखने को मिलता है, ठीक है। एक बजट होता है जिसका नाम है इंटरिम बजट, जिसका हमने बजट के बारे में पढ़ा था। एक बजट होता है जिसका नाम होता है इंटरिम बजट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम बजट। ये कौन सा होता है जी? ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि अंतरिम बजट किस वर्ष पेश किया जाता है। जब भी जैसे मान लिया इलेक्शन वाला साल होता है, तो उस साल जो बजट पेश किया जाता है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। भाई इस सरकार के का अंतिम बजट है ये, ठीक है, लास्ट बजट इस सरकार का, ठीक है। उस बजट के अंदर आपकी सिर्फ आधी अधूरी चीजें पेश की जाती है, मतलब ये रूल बना रखा है संविधान ने कि आप उस बजट के अंदर कुछ ऐसा पेश नहीं कर सकते जिससे वोट बैंक आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, ठीक है। मतलब आपने कुछ ऐसा ऐसी योजना बना दी बजट का, मैं हम सबको 1 लाख रुपए फ्री में देवांगे तो सारे सरकार की वोट गिरेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी योजना कुछ भी चीज आप इसके अंदर पेश नहीं कर सकते, बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में बजट पेश करना, रूल बना रखा है बजट पेश करना, तो जाते फॉर्मेलिटी करनी बस, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट समझ में, अंतरिम बजट किसको बोलेंगे? ऐसा बजट जो कि क्या है, इलेक्शन वाले साल में, जैसे अभी 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, मई के अंदर वोटिंग हुई थी, तो अभी जो 2024 के अंदर जो आपका फरवरी के अंदर जो बजट पेश किया गया था उसका नाम इंटरिम बजट था, ठीक है भाई। तो अंतरिम बजट समझ में आया, यानी ऐसा बजट जो केवल इलेक्शन वाले साल में पेश किया जाता है, मतलब जिस साल इलेक्शन है ना सिर्फ उसी साल पेश किया जाता है, तो उस बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरिम अंतरिम। ऐसे याद कर लो, अंतरिम मतलब तो अंतिम बजट लास्ट, इसका पत्र कोई बजट पेश नहीं करेगा सरकार, तो अगली सरकार आएगी, अगली महीने दोबारा ये पेश कर लेंगे, या और कोई पार्टी आएगी तो वो पेश करेगी, चीजें समझ में आई या नहीं है, ठीक है। अब एक शब्दावली यूज होती है, जैसे मैंने आपको बताया रेवेन्यू, जैसे अपनी नॉर्मल आम भाषा में अपनी कमाई को इनकम बोलते हैं, लेकिन सरकार की भाषा में उसको रेवेन्यू बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं, ठीक है, रिसिप्ट भी बोल देते हैं उसको। तो उसी टाइप से एक शब्दावली जिसका नाम है डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो सरकार जो शब्दावली यूज करती है, तो लॉस बोलना, घाटा लगा, हमारा लॉस हो गया, हमारा घाटा हो गया, ठीक है। लेकिन सरकार क्या है, घाटे को डिफिसिट बोलती है, ठीक है। बजट के अंदर शब्दावली जो यूज होती है उसको डिफिसिट बोलते हैं, जो सरकार के द्वारा घाटे के लिए जो शब्दावली यूज होती है उसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अब आपको मैं 2-3 टाइप के बजट और बताऊंगा, इसलिए मैंने शब्दावली आपको बताई कि मैं अभी इसका यहाँ पर मतलब प्रयोग करने वाला हूं, ठीक है। पहला जो एक तो टाइप का बजट हमारा ये हो गया। दूसरे टाइप का जो हमारा बजट है इसका नाम है बैलेंस्ड बजट। क्या नाम है? बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या गया? संतुलित बजट। संतुलित बजट ये कौन सा होता है जी? ऐसा बजट जिसमें ना तो घाटा होता ना प्रॉफिट होता। संतुलित बजट। संतुलित बजट ये कौन सा होता है जी? ऐसा बजट जिसमें ना तो घाटा होता ना प्रॉफिट होता। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, बजट बोलते किसको है? जो भी हम हमारे महीने का खर्चा फैलाते हैं। जैसे देखो आपको समझाता हूं, जैसे मान लिया मेरी पर मंथ की कमाई है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए मेरी क्या है? इनकम है, यानी कि कमाई है। मेरा सारा पूरा महीना खर्चा है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए का मेरा खर्चा है एक मंथ का, तो यानी 13,000 रुपए की मेरी क्या होगी? बचत होगी, सेविंग होगी मेरी कितनी की? 13,000 रुपए की। तो ये सारा का सारा क्या मेरा बजट है पूरे मंथ का, एक महीने का, ठीक है। ये बजट कम ज्यादा होता रहता है। अब अगर मान लिया कि जितने की मेरी कमाई है, मेरी मान लिया 20,000 रुपए की कमाई है, चीजें समझ में आई, और इतना का इतना ही मैं खर्चा कर दूं। खर्चा मैंने जो 7,000 का, अगर मैं 20,000 की कमाई और 20 का 20,000 रुपए का खर्चा कर दूं, एक सेकंड को, अगर मैं खर्चा क्या आपका 20,000 की कमाई और 20 का 20,000 रुपए खर्चा कर दूं, तो मेरे पास बचेगा क्या? सेविंग, जीरो बचेगी। तो ऐसा बजट जिसके अंदर जितनी कमाई है तुम्हारी उतना ही तुम खर्चा कर देते हो, ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। संतुलित बजट है ये हमारा। चीज समझ में आई, ठीक है। तो संतुलित या बैलेंस्ड बजट किसको बोलेंगे? इसके अंदर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा खर्चा है, रिसिप्ट यानी कि जो सरकार की कमाई है, ठीक है। यानी कि ऐसा बजट जिसमें क्या है? एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, जो कल बताया ना, रिसिप्ट का मतलब यही होता है कमाई, रेवेन्यू, रिसिप्ट सारी एक ही चीज है, ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा और रिसिप्ट का मतलब कमाई, ठीक है। यानी जिसके अंदर खर्चा और कमाई तुम्हारी सेम हो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। चीजें समझ में आ गई। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा बजट जिसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट सेम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। चीजें समझ में आ गई। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो बजट है उसका नाम है डिफिसिट बजट। तीसरा जो बजट उसका नाम क्या है? डिफिसिट बजट। डिफिसिट की स्पेलिंग देखो, डिफिसिट बजट भाई। डिफिसिट बजट का मतलब क्या हो गया? डिफिसिट का मतलब घाटा, घाटे वाला बजट, ठीक है। एवरेज को देख लो, मैं नेट के ऊपर सुन में डिफिसिट को बोलते क्या है, अगर स्कोर कुछ बोलते हो डिफिसिट बजट, बजट घाटा बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। बजट घाटा। तो बजट के अंदर आपको घाटा कब होगा भाई? अब आप मेरे को खुद बताओ, तुम्हारी 20,000 रुपए की कमाई है, तुमने पूरे महीने का हिसाब बनाया, तो तुम्हारे घाटा कैसे होगा? घाटा ऐसे होगा कि तुम्हारी कमाई 20,000 रुपए है और तुम खर्चा करने लग रहे हो तुम 30,000 रुपए का, तो तुम्हारे घाटा ही होगा, घाटा ही होगा। अरे तुम्हारी कमाई 20,000 रुपए, 30,000 तुम खर्चा करने लग रहे हो, 10,000 तो घाटा हो गया, प्रॉफिट कहां से हुआ? तो ऐसा बजट जिसके अंदर इनकम कम हो और खर्चा ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफिसिट बजट। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी कैसा बजट होगा हमारा? जिसके अंदर हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि जो कि हमारा खर्चा है वो क्या हमारा ज्यादा है, किसकी तुलना में? रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हो गया जो भी हमारी कमाई है उसकी तुलना में हमारा खर्चा ज्यादा हो, उसको बोलते हैं डिफिसिट बजट, यानी कि घाटे वाला बजट, बजट घाटा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ फटाफट से, ठीक है भाई, ओके। अब जो हमारा चौथे टाइप का बजट है उस बजट के ऊपर आ जाओ। चौथे टाइप का बजट के ऊपर आते हैं। चौथे टाइप का जो हमारा बजट है उसका नाम है भाई हमारे पास सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब समझते हो? कभी इंग्लिश के अंदर देखना, तुम वोकैबुलरी अगर तुमने पढ़ी हो तो सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी कैसा बजट होगा हमारा? जिसके अंदर हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि जो कि हमारा खर्चा है वो क्या हमारा ज्यादा है, किसकी तुलना में? रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हो गया जो भी हमारी कमाई है उसकी तुलना में हमारा खर्चा ज्यादा हो, उसको बोलते हैं डिफिसिट बजट, यानी कि घाटे वाला बजट, बजट घाटा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ फटाफट से, ठीक है भाई, ओके।
टाइप का बजट है उस बजट के ऊपर आ जाओ। चौथे टाइप का बजट के ऊपर आते हैं। चौथे टाइप का जो हमारा बजट है उसका नाम है भाई हमारे पास सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब समझते हो? कभी इंग्लिश के अंदर देखना तो वोकैबुलरी अगर तुमने पढ़ी हो तो सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सरप्लस बजट यानी जितनी हमको जरूरत है उससे एक्स्ट्रा बंदे हो। ठीक है, जैसे आपने सुना कई बार अखबार के अंदर पढ़ा हुआ आपने भाई कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर सरप्लस है। सरप्लस का मतलब है प्लस का मतलब एक्स्ट्रा है वो। मान लिया सीट है हरियाणा के सरकारी स्कूल में मान लिया 40,000 टीचरों की और टीचर इकट्ठे हो रहे 50,000। ठीक है, 50,000 भर्ती हो रही है तो 10,000 टीचर क्या है सरप्लस है। इनके लिए सीट नहीं मिलने लगी इनको कहां पर मतलब इनको कौन से स्कूल में भेजे सीट खाली नहीं है। ठीक है, तो बोले सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब सरप्लस का होता है एक्स्ट्रा यानी प्लस में है जो चीज। इसके अंदर क्या होता है भाई तुम्हारा सरप्लस बजट के अंदर भाई जैसे मैंने मान लिया वही उसी केस के ऊपर चलते हैं भाई तुम्हारी 20,000 रुपए की कमाई है और तुम्हारा 7,000 रुपए खर्चा है जो हमने स्टार्टिंग में माना था। ठीक है, तो तुम्हारी 13,000 रुपए की सेविंग होगी यानी ऐसा बजट जिसके अंदर तुम्हारी कमाई ज्यादा खर्चा कम हो उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा बजट जिसमें क्या है रिसिप्ट है जो हमारी वो ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर हमारा यानी कि जो हमारा खर्चा है वो हमारा कम हो। रिसिप्ट का मतलब कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। भाई एक बार के लिए सभी साथी मेरे को बताओ, मैंने आपको 4 टाइप के बजट बताए हैं। चारों टाइप के बजट तुम्हारे क्लियर हुए या नहीं हुए? पेपर टैक्स और जो आपका डायरेक्ट टैक्स के लिए मार्जिनल टैक्स और एवरेज टैक्स रेट है, हमने ये 2 से 3 टॉपिक के सभी साथियों के क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताओ। बताओ बताओ बताओ। क्लियर है गुरुजी? क्लियर सर, क्लियर, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड। ठीक है, ऑल क्लियर, ओके, रिपोर्ट वेरी गुड। अब मैं चलता हूं आगे। अभी भी मैंने आप एक शब्दावली का प्रयोग किया जिस शब्दावली का नाम क्या था? डेफिसिट। डेफिसिट भी बोलते हैं, डेफिसिट भी वो चीज मायने रखती है, मेन चीज मायने रखती है। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। इसका मतलब था घाटा। ठीक है, अभी जो डेफिसिट होता है ना ये भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा बजट हमारे अलग टाइप के 4 टाइप के बजट होते हैं, उसी टाइप से हमारा घाटा होता है ना, घाटा भी हमारा 4 से 5 टाइप का होता है। ठीक है, अब हम इन घाटों के बारे में कौन कौन से टाइप के हमारे पास घाटे होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डेफिसिट जो कि एग्जाम के अंदर पक्का आता है। एग्जाम के अंदर एक पक्का हुआ 100% तुम लिख के ले लो। टाइप ऑफ डेफिसिट स्पेलिंग वगैरह देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो देखो भाई डेफिसिट है जो हमारे घाटे हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं भाई, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जिसको बोलते हैं राजस्व घाटा। अब एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि राजस्व घाटा किसके बराबर होता है? 4 अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है जो भी हमारा रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू का जो भी हमने खर्चा किया है, जैसे जो भी हमारे सरकारी खजाने के अंदर जो भी रेवेन्यू था, जो भी हमने खर्चा किया है, माइनस में रेवेन्यू जो भी हमने कमाया था वो अभी समझाऊंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जो तुमने कमाई करी। देखो क्या आपको अच्छे समझाता हूं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अभी मैंने देखा राजस्व बोलते हैं इसको। राजस्व, राजस्व का जो तुमने खर्चा किया है और जो भी तुमने राजस्व की यानी सरकारी खजाने के अंदर कमाई करी। अब ये वही बात है भाई, डिटो सेम इसके अंदर कुछ नहीं। देखो राजस्व घाटा किसके बराबर है? सरकारी खजाने के अंदर घाटा कब होगा? अब मान लिया सरकारी खजाने के अंदर तुम्हारी कमाई हुई, मान लिया तुम्हारी कमाई 1 लाख रुपए की हुई सरकारी खजाने के अंदर। ठीक है, मान लिया तुम सरकार हो, तुमने 1 लाख रुपए की अलग अलग लोगों से टैक्स वगैरह ले लाके कमाई कर ली 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, तुमने खर्चा कर दिया भाई 1.5 लाख का, 1,50,000 का तुमने खर्चा कर दिया। ठीक है, यानी राजस्व घाटा कितना होगा? यानी सरकारी खजाने के अंदर घाटा कितना होगा? 50,000 का। तो यही तो होगा। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चे के अंदर से तुम तुम्हारी कमाई घटाओगे तभी एक्सपेंडिचर आएगा। यार वही बात है, अभी नहीं समझाया था मैं। तुम्हारी कमाई 20,000 रुपए है। ठीक है, तुम्हारा खर्चा मान लिया 25,000 रुपए है, तो तुम्हें डेफिसिट ही तो होगा, तुम्हें घाटा ही तो होगा। तो घाटा वही तो है राजस्व घाटा। यानी घाटा कैसे होगा? तुम खर्चे के अंदर से एक्सपेंडिचर के अंदर तुम्हारी कमाई घटाओगे तभी तो घाटे का पता लगेगा। तो वही तो कह रहा मैंने, खर्चे के अंदर से कमाई तो घटाई तभी तो मुझे घाटे का पता लगा है। यानी सरकारी जो भी खर्चा है राजस्व के अंदर उसके अंदर सरकारी कमाई घटा दी, सरकारी घाटा पता लग गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों के? यानी रेवेन्यू डेफिसिट कभी भी एग्जाम के अंदर पूछता है, 100 बार पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्व घाटा किसके बराबर होता है। तो ये हमेशा याद रखना, राजस्व खर्चा माइनस राजस्व कमाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एग्जामिनर क्या देता है? ऑप्शन आपको ऑप्शन देता हूं। एग्जामिनर देगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में दे देगा कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत वाली रिसिप्ट दे देगा। ठीक है, लेकिन पूंजीगत का तो रोला ही नहीं है, कैपिटल की तो बात ही नहीं करने लग रहे हम। ठीक है, फिर दे देगा आपको ऑप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर दे देगा तुमको कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इस टाइप से 4 ऑप्शन देगा, आपको कंफ्यूज करने वाले। अगर तुमने पढ़ रखा तो तुम बता दोगे हां भाई रेवेन्यू वाले की बात तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से एक साथी क्लियर हो गया भाई। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो भाई फिर तो तुम्हें मृत्यु के बाद भगवान ही समझा सकते हैं भाई, और कोई इलाज नहीं भाई। ठीक है सर, डायरेक्ट टैक्स वाला दोबारा बता दो। अरुण कुमार दोबारा से वीडियो बैक करके देख लेना भाई, हिम्मत नहीं भाई दोबारा बताने, मजाक की बात नहीं। एक टॉपिक के बारे में समझा दो ये भाई, तेरे अगला सबका टाइम खराब होगा। ठीक है भाई, वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? इतना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई हम आज समझाएंगे आपको। ठीक है, पैसे को फिर तैयार किया जाएगा, तुमको लिटाया जाएगा। ठीक है, फिर समझ में आएगा तुम्हारे कि किसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, आगे चलो। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, जो टॉपिक है उसका नाम है बजटरी डिफिसिट। बजटरी का मतलब जो बजट के अंदर जो घाटा होता है वो कैसे होता है। आ जाओ, सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है? बजटरी डिफिसिट, यानी कि जो भी हमारा बजट के अंदर जो घाटा होता है वो कैसे होता है। बजट के अंदर घाटा कब होगा? बजट के अंदर घाटा तब होगा जब आप लोगों की टोटल कमाई, इसके अंदर क्या है टोटल कमाई की बात होने लग रही है। यहाँ पर सिर्फ सरकारी कमाई की बात नहीं है भाई, जो भी तुमने टोटल कमाई करी हो, चाहे तुमने रेवेन्यू से किया हो या तुमने कैपिटल से किया हो। कैपिटल का मतलब वैसे देखो 2 तरीके की कमाई होती है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब राजस्व वाली, एक वही कैपिटल वाली। कैपिटल वाली तो तुम्हारी संपत्ति, जैसे तुम्हारे पास घर है, ठीक है, गाड़ी है, ये सारी तुम्हारी कैपिटल है। ठीक है, रेवेन्यू तो तुम्हारे पास पैसा नगद कैश है बैंक के अंदर, वो तुम्हारा रेवेन्यू है। ठीक है, तो जो भी देखो यहाँ पर तो क्या रेवेन्यू डिफिसिट में सिर्फ हम इस कैश वाले पैसे की बात करने लग रहे थे। बजट वाले के अंदर किसकी बात करेंगे? कैश वाला पैसा भी और जो भी तुम्हारी घर गाड़ी है, बंगले है, उस वाला पैसा भी। यानी ओवरऑल खर्चा, चाहे तुमने घर बेच दिया, चाहे गाड़ी बेच दी हो, ठीक है, तुमने जो खर्चा किया ओवरऑल खर्चा जिसके अंदर कैपिटल भी तुम्हारा रेवेन्यू भी, और ओवरऑल कमाई जिसके अंदर कैपिटल भी तुम्हारा और रेवेन्यू भी। चीजें समझ में आई? यानी कि टोटल खर्चे के अंदर से क्या है टोटल कमाई घटा दो तो बजट का घाटा हमारा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट यानी कि टोटल कमाई। चीजें समझ में आई हर एक साथी के? बताओ एक बार के लिए। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है कुसुम, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे गालों पे गुलाबी पड़ आ गया और मैं शर्मा रहा हूँ, बस मैं लेटने वाला हूँ फर्श के ऊपर। इतनी अच्छी बात कर दी आपने, मेरा तो मन दुख दुख हो गया। बादल भी आ गए इतनी देर में, इतनी अच्छी बात करी आपने। बस बारिश आने वाली है,
मेरी वॉइस की तारीफ कर दी यार, मतलब गला ही साफ हो गया भाई, बलगम वगैरह था गले के अंदर सारा मिट गया अचानक, मन खुश हो गया। फिर से खारिश आ गई, एक बार तारीफ कर दीजिए ताकि खारिश दूर हो जाए। चलिए भाई आगे, अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास, जो इसी के अंदर मतलब और भी टाइप की डिफिसिट है। अगला हमारे पास फिसल डिफिसिट। फिसल क्या होता है जी? ये राजकोषीय होता है। आ जाओ, अगला हमारे पास तीसरे नंबर का वो है हमारा फिसल डिफिसिट। फिसल कौन सा होता है जी? फिसल होता है राजकोषीय घाटा। डिफिसिट का मतलब आपको पता है घाटा है, ठीक है। फिसल का मतलब राजकोषीय, राजकोषीय घाटा। दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बताने लग रहा हूं, वो है हमारा राजस्व घाटा। राजस्व रेवेन्यू को बोलते हैं, राजकोषीय फिसल को बोलते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस बताने लग रहा हूं, गलती मत करना, चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है राजकोषीय घाटा, आपको मैं इसको समझाता हूं आपको। इसके अंदर आपको क्या होता है, जैसे मान लिया, तुमको एक चीज बताता हूं, मान लिया मेरी कमाई है 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ मेरी कमाई है, ठीक है जी। ये मेरी कमाई होगी, इसको रिसिप्ट बोल देते हैं। ओके, मैंने खर्चा कर दिया, मेरा जो एक्सपेंडिचर है भाई, जो मैंने खर्चा किया वो मैंने कर दिया कितने का? 25,000 का इस महीने के अंदर। अब मान लिया मेरे घर के पूछने लग रहे हैं मेरे से कि भाई बता दिखा तेरे बैंक के अंदर पैसे कितने हैं, तेरे अकाउंट में हमने तेरे को 20,000 रुपये दिए थे, वो रुपये दिखा, मतलब तूने क्या कुछ खर्चा किया है। अब मेरे को दिखने लग रहा है मेरी कमाई 20,000 की थी, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को दिए थे 20,000 रुपये, मैंने खर्चा कर दिया 25,000 का, ठीक है। तो मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं भाई, मतलब कि भाई जितने रुपए दिए उसी फालतू का खर्चा कर दिया, यानी बैंक के अंदर जो बैलेंस हो तो नेगेटिव 5,000 दिखाई देगा। मान तो ये बात है, बैंक के अंदर जो बैलेंस हो तो नेगेटिव 5,000 दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव, यानी कम से कम घर को ये दिखा दूं भाई, हां भाई मैंने 20 के 20,000 फीस में दिए, कितने दिए, क्यों लाके मेरे ओवर खर्चा तो कौन दिखाऊं मैं, मानो घर का इंप्रेस करने खातिर खर्चा बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपए का लोन ले लूंगा, लोन या फिर इसको डेब्ट बोल देंगे, डेब्ट यानी ऋण। मैंने ऋण ले लिया कितने का? 5,000 रुपए का। किस लिए ले लिया? मैंने अपने इस घाटे को छिपाने के लिए है, मैंने इस घाटे को छिपाने के लिए मैंने 5,000 रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फिसल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। कैसे जी? मतलब सरकार क्या करती है, जनता की नजरों में अच्छा बनने के लिए क्या करती है भाई, जितना मतलब आपको पता है खर्चा ज्यादा होता है कमाई कम होती है, ठीक है, अंदर पैसा खर्च करना खुद ऊपर सरकार, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, खर्चा कर दिया, कमाई थी कम थी, घाटे के अंदर चली गई, तो जनता को दिखाने के लिए कि हमने जितनी कमाई करी उतना खर्चा करा है, लोन ले लेती है। तो इस सारे लोन को काट कूट के जो सौदा बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं फिसल डेफिसिट। कैसे बढ़ता है ये आपको बताता हूं मैं। ये कैसे बढ़ता है, जो भी तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना है? 25,000 रुपए भाई। इसके अंदर सबको क्या घटाना है, इसके अंदर पहले तुमको घटाना टोटल रिसिप्ट, यानी जो भी तुम्हारी टोटल कमाई है, टोटल रिसिप्ट कितनी है जी? 20,000 रुपए की है जी। और उसके अंदर तुमको क्या घटाना है, जो भी तुमने ऋण लिया है, माइनस डेब्ट, यानी डेब्ट का मतलब जो भी तुमने ऋण लिया। अब ये क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर टोटल कितना है? 25,000 रुपए है जी, माइनस में टोटल रिसिप्ट, टोटल कमाई कितनी थी? 20,000 रुपए थी जी। कर्जा कितने का लिया? 5,000 का लिया जी, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे, 25,000 माइनस 20,000, माइनस का निशान अंदर जाएगा तो प्लस का 5,000 हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि 25 प्लस 5 कितने हो गए? 30 हो गया। 30 माइनस 20 यानी कि 10, यानी कि 10,000 क्या होगा? सरकार का राजकोषीय घाटा होगा, यानी फिसल डेफिसिट होगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ। बताओ, यही जो है यही हमको बताता है सरकार का वास्तविक घाटा है कितना, सरकार ओवरऑल वास्तविकता में कितने घाटे के अंदर चलने लग रही है, ये हमको बताता है। बताओ एक बार के लिए, सभी साथियों को समझ में आया? यानी कि सरकार का वास्तविक घाटा 10,000 रुपए का है, और मेरे हिसाब से आज तक तुमको राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे के अंदर डिफरेंस नहीं पता चला होगा, नहीं पता चला ना आज तक, मेरे को भी नहीं पता चलता था पहले, ठीक है। तो राजस्व घाटा तुम्हारा अलग चीज है, रेवेन्यू डेफिसिट, और तुम्हारा राजकोषीय घाटा है वो अलग चीज है, ठीक है। डन है ना? डन है भाई, ठीक। इसका फॉर्मूला ये लिख लो कॉपी के अंदर, ये इसका फॉर्मूला है। जो भी तुम्हारा टोटल जो खर्चा है उसके अंदर से टोटल जो भी तुमने कमाई करी है उसके अंदर से ऋण है, ऋण को घटा दो तो ये कहते हैं फिसल डेफिसिट। और जो तुम्हारा राजकोषीय घाटा यही कि हमें सरकार का जो वास्तविक जो घाटा है उसके बारे में बताता है। लिख लो, इधर मैं लिख देता हूं, राजकोषीय घाटा, घाटा ही सरकार के वास्तविक ऋण या घाटे के बारे में बताता है, ठीक है भाई। समझ में आ गया? यस सर, यस सर, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। आगे जी समझ में आओ, तो समझ में इतना हंगा लगा यार, भी समझ में आती। चलिए आगे। सर सीईटी का मेंस कब तक होगा? सीईटी का मेंस भाई देखो, वैसे तो बाकी जो एग्जाम है सीईटी मेंस को अगले साल ही होंगे, जनवरी फरवरी के अंदर। इस साल तुम्हें समझ लगता है पुलिस का 100%, स्टेनो का होगा, और जो भी एग्जाम तुम्हारे पिछले साल रह गए थे, मतलब पिछले सीईटी में रह गए थे, जो बातें पूरी होनी वो तुम इसमें नवंबर दिसंबर में पूरी करेंगे, ठीक है। गुरुजी आप बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस वाले को भी खुद दियो जाए। अरे ना भाई, हम तो कराए ठीक से ताकि पढ़ावा कौन क्लास कौन लेगा, हैं? ठीक है भाई। अरे दवाई ले ली अंकल जी। क्या यार, गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरो को एक्सक्लूड करोगे तो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस नहीं होगा। जो उधार लिए हुए पैसे को आप अगर वो करोगे ना, एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस आएगा बीच में, तो प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा राजकोषीय घाटा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा भाई ये कौन सा होता है प्राथमिक घाटा, इसके बारे में पढ़ो भाई, ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं पक्के 100%। प्राथमिक घाटा किसको बोलते हैं? जो भी हमारा फिसल डेफिसिट है, यानी जो भी हमारा राजकोषीय घाटा है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोगों ने जो भी इंटरेस्ट यानी जो ब्याज दिया था उसको माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि हमारा फिसल डेफिसिट, डेफिसिट में से हमारा इंटरेस्ट यानी जो भी हमको ब्याज देना है, जो भी हमने पैसा लोन सरकार ने जो उधार लिया था, ठीक है, उसको माइनस कर दो। जैसे पिछले के अंदर नहीं किया था मैंने, मैं हमारा जैसे मान लिया फिसल डेफिसिट कितना था? 10,000 रुपए का था, ठीक है। हमने लिख दिया 10,000 रुपए। सरकार ने पैसे उधार कितने लिए थे?
5,000 लिया, 5,000 का लोन लिया था, तो ये जो 5,000 का जो लोन है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी लेगी। अगर सरकार ने कहीं और से लिया तो मान लिया 10% के रेट से लिया है, 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, मतलब यानी 500 रुपये का ब्याज हो गया, 55 रुपये बन गए, ठीक है, एक साल के अंदर। यानी 55 रुपये का जो ब्याज है इसको माइनस कर दो भाई, ठीक है, एक साल की बात होने लगी, तो ये जो बच गया हमारे पास यानी 45 रुपये, ये हमारे पास क्या आ गया, 45 रुपये हमारा प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा हो गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी कि जो भी हमारा सॉरी 45 है, इंटरेस्ट आपको बताना है, ब्याज तुम्हारा 500 बढ़ा है, ठीक है, इसको घटा दो, यानी कि जो 95 रुपये है, ठीक है, ये तुम्हारा प्राथमिक घाटा होगा। इंटरेस्ट घटाना है ना, ठीक है, वो पूरा अमाउंट नहीं घटाना, अमाउंट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है। तो यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे, यानी कि प्राथमिक घाटा बोलेंगे। तो प्राथमिक घाटा समझ में आया किसको बोलते हैं, यानी जो भी हमारा राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है, उसके अंदर से किसको माइनस कर दो, ब्याज को यानी इंटरेस्ट को माइनस कर दो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है भाई। जी सर, जी सर। हाँ 95 आएगा भाई, कहने तो लग रहा हूँ 500 करना था माइनस। ओके ओके ओके, जी सर क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो टाइप का जो घाटा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लास्ट टाइप का हमारा जो घाटा है उसका नाम है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या नाम है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। एक बार मैं इसको देख लूं, इसकी हिंदी क्या बनेगी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इन हिंदी, प्रभावी राजस्व घाटा। ये क्या तुम्हारा प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है भाई। तो जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है भाई, ये क्या चीज होती है इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था यानी जो भी हमारा राजस्व घाटा था, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर नहीं पढ़ा था, स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने पढ़ा था, किधर गए तो फिसल आ गया, रेवेन्यू। भाई जो भी हमारा एरिया रेवेन्यू डेफिसिट, भाई जो भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, पहले हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर से जो भी हमने ग्रांट दी है, यानी जो भी अलग अलग योजनाओं के लिए जो भी मैंने ग्रांट यानी पैसे, जैसे मैंने मान लिया सुकन्या समृद्धि योजना के लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, तो उसको जब माइनस कर देंगे तो उसको क्या बोल लेंगे, उसको बोल लेंगे हम लोग क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो चीजें समझ में किसको बोलेंगे, जो भी मेरा रेवेन्यू यानी कि जो भी मेरा राजस्व घाटा है, इसके अंदर से ग्रांट्स में ना योजनाओं में दी गई ग्रांट्स, योजनाओं में दी गई ग्रांट्स, ठीक है। जो अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके अंदर जो ग्रांट दी गई है, ठीक है, विकास के लिए या कुछ और भी है, मतलब मान लो सड़क बनाने के लिए दे दिया, कुछ भी और दे दिया, योजनाएं बोल लो या विकास बोल लो, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमने ग्रांट दी, पैसा दिया है, उसको माइनस करना है, तो इसको क्या बोले, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा। चीजें समझ में आ गई। मैंने आपको 5 टाइप के राजस्व घाटे बताए हैं। पहला रेवेन्यू, दूसरा बजटरी, तीसरा फिस्कल, चौथा प्राइमरी और पांचवा इफेक्टिव। पांचों के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। एमसीक्यू के अंदर यही फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपसे कोई ना तो वैल्यू पूछेगा भाई इतने हजार का ये है, इतने हजार का, कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ एग्जामिनर ये पूछे इसका मतलब ये, इसको कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। जब आपको कल एमसीक्यू करवाऊंगा ना तब आपको पता लग जाएगा भाई एमसीक्यू के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछेगा प्रीवियस ईयर के अंदर। अब जितने चैप्टर हैं सारे छोटे छोटे हैं, 1-2 दिन के चैप्टर हैं, जो मुश्किल तो स्टार्टिंग में आ लिए, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करना भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम के अंदर पक्का आता, 100% रट जाना से। और मैंने बाकी समझा दिया है, अगर अच्छे से रिवीजन मार लोगे ना तो और अच्छे से पक्का हो। सर दिल्ली पुलिस में केमिस्ट्री क्लास डाल दो, दिल्ली पुलिस वाले डाल देंगे यार। ओके जी सर क्लियर, पूनम स्वामी, ओके भाई, ठीक है। अब एक करव की बात करते हैं भाई। ये करवों के नाम, ये करव भी सारी याद रखना। जैसे अभी तक अपने 4 चैप्टर हो चुके, हमारा 5वां चलने लग रहा है। हर एक चैप्टर के अंदर कोई ना कोई एक करव आई है, आपने भी देखा है, ठीक है। ये करव पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, भाई ये करव किसको शो करती है, ये करव किसके रिलेशन को दर्शाती है, तो ये करव का स्लोप कैसा है, तो याद रखना ही है, ठीक है। तो अब जो हमारी करव है, अगली जो हमारी करव है जो कि एग्जाम के अंदर पूछी, उसका नाम है लेफर्स करव। क्या नाम है हमारा? लेफर, लोफर ना समझ लियो, लेफर्स करव भाई, लेफर्स करो, लेफर की चाप। ये कौन सी करो को हिंदी में बोलते हैं वक्र। ये कौन सी चाप होती है, कौन सी वक्र होती है? 2 ऐसे लाइन बना दी। ये किस किस को दर्शाती है? एक लाइन दर्शाती तुम्हारी टैक्स के रेट को, भाई टैक्स का रेट कितना होने लग रहा है, कितने टैक्स लेने लग रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी करो दर्शाती तुम्हारी टैक्स रेवेन्यू, भाई टैक्स से तुम्हारी कमाई कितनी होने लग रही है। रेवेन्यू का मतलब जो भी टैक्स से जो भी तुम्हारा खजाना बढ़ने लगे सरकार का वो। अब क्या होता है, अब जैसे तुम समझ गए, चलो भाई मान लिया तुम भी 70-80 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए कमाने लग गए साल भर के, ठीक है।
और तुमने देखा कि भाई टैक्स तो बहुत ज्यादा लेने लग रहे हैं। पहले 18% जीएसटी भरो, फिर 30% इनकम टैक्स भरो, टोटल 48% तो टैक्स के अंदर गया। बचा क्या? गद्दी, कुछ भी नहीं बचा। 52 लाख रुपये बचे। 52 लाख में और भी खर्चे होंगे, जो भी तुम बिजनेस चलाने लग रहे हो बचेंगे वही 25-30 लाख रुपए साल में मेहनत करके। इतना ही गवर्नमेंट जॉब वाला कमा लेगा, 10-12 लाख रुपए तो भी कमा लेगा गवर्नमेंट जॉब वाला। तो कोई खास डिफरेंस नहीं आया भाई, ठीक है। यानी मैं तो क्या होता है भाई, अब जैसे मान लिया तो चलो ठीक है काम चल रहा है, कल को भविष्य में ये और टैक्स और भी लगा दे मान लो ज्यादा। अभी तो जैसे टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया, इनकम टैक्स के ऊपर जीएसटी भी हो गया, डबल टैक्स देने पड़ रहे हैं एक व्यक्ति को, जो भी कोई बिजनेसमैन है कुछ हो रहा है। कल को मान लो इन फ्यूचर ये एक आधा टैक्स और लगा दे या इन टैक्स की रेट को बढ़ा दे, जो भी टोटल ओवरऑल 48% बढ़ने लग रहा है जीएसटी और इनकम टैक्स को मिला के, ये तुम्हारा मान लो और भी बढ़ जाए, ये हो गया तुम्हारा मान लिया 60% हो गया। तब क्या करेगी? तब जनता चिढ़ जाएगी। तब दो ही रास्ते निकलेंगे, या तो भाई व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाएगा, कमाना है छोड़ दे यार, मैं क्यों इतना कमाऊं भाई मैं इतना पागल क्यों हो रहा हूँ, मैं इतना कमाई करने लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत करूँ, दिन रात फैक्ट्री में काम करूँ, मेरा इतने बड़ा बिजनेस खोल रखा है, नौकर रखा है, इतनी मेहनत करूँ, कमाई सारी सरकार ले जावा है। मान लिया 1 करोड़ रुपये कमाए, 60 लाख रुपए सरकार लेगी, बचा है कि मेरा तो मना मजदूर रख रखे, मना कर्मचारी रख रखे, उनकी सैलरी भी देनी और भी देना, तो बचा के भाई, ठीक है। तो व्यक्ति एक काम तो डिमोटिवेट हो जाएगा, भाई ठीक है मैं तो करता है भाई इतना अपना नॉर्मल, मैं भी मजदूरी कर लूँगा, जो दिहाड़ी बने टैक्स तो कौन नहीं, इतना तो कम मेहनत करूँगा भाई, ठीक है कम पैसे आ जाएंगे कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन सरकार की तो कौन पूछने पड़ेगा, दुख तो को नहीं होगा, ठीक है भाई। और दूसरा क्या हो जाएगा? व्यक्ति टैक्स की चोरी शुरू कर देगा। भाई दो ही रास्ते होंगे, चाहे तो काम करना है बंद कर देगा, देश का फिर जमानू भट्ठा बैठ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है? व्यक्ति टैक्स चोरी शुरू कर देगा। मैं सोचूंगा कि मैं ऊपर कमाई कम दिखा दिया, मैं ऊपर दिखाऊं क्यों भाई मेरी 1 करोड़ की कमाई, मैं ऊपर नहीं दिखाऊंगा मेरी तो 40 लाख की कमाई हुई, ले लो उस पर टैक्स, ठीक है। मतलब कि व्यक्ति कुछ ना कुछ इलाज करेगा, दोनों में से एक रास्ता करे। तो इससे क्या है? इससे देश की अर्थव्यवस्था, जो सरकार की जो कलेक्शन वापस डाउन आ जाएगी। यानी इसका मतलब देखो, इस ग्राफ का मतलब यही है, देखो जब तक तुम्हारे टैक्स के रेट सही चले, ऐसे 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 सही चले, तब तक क्या है? सरकार की कमाई भी अच्छी हुई, टैक्स का रेवेन्यू यानी जो सरकार की जो टैक्स से कमाई हुई वो भी अच्छी। जब तक तुम्हारे रेट, जैसे मान लिया ये 1% टैक्स था, ये मान लिया 10% था, और यहां पर मैंने मान लिया भाई मैक्सिमम लिमिट थी 30% टैक्स की, भाई यहां तक था, भाई लोगों ने खुशी खुशी टैक्स दिया, रो पिट के जैसे दिया दे दिया। यहां पर टैक्स रेवेन्यू है भाई, जो भी सरकार की कमाई हुई 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, इस हिसाब से सरकार की कमाई ठीक चली। लेकिन एक लिमिट के बाद जब सरकार ने लिमिट क्रॉस कर दी, टैक्स 60% कर दिया, तो लोगों को क्या है? इंटरेस्ट कम हो गया, लोगों ने टैक्स चोरी शुरू कर दी, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे सरकार की जो कमाई है वो भी कम होनी स्टार्ट हो गई। यानी कि जितनी टैक्स की रेट बढ़ाते जाओगे, लोग टैक्स देना बंद ही कर देंगे, काम करना ही बंद कर देंगे, ले लो ना टैक्स कटता लोगे, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल सारा सौदा वापस डाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कैसी शेप होगी? ये एक बेल की शेप होगी। बेल, आपने घंटी नहीं देखी, घंटी ऐसे उल्टी हुई घंटी होगी, ठीक है। तो ये बेल शेप्ड ग्राफ बने हुए, बेल शेप्ड करो, ठीक है। तो यही इसने दिखाया, किसने दिखाया? ये हमारा लेफर नाम का जो व्यक्ति था, अर्थशास्त्री था, इसने ये चीज दिखाई है। क्या बोला? लेफर करो एग्जाम के अंदर आता है, लेफर करो की शेप कैसी होती है? तो बेल शेप्ड होती है। लेफर करो किसके रिलेशन को दर्शाता है? टैक्स की रेट और टैक्स के रेवेन्यू, यानी जो सरकार की जो कमाई होती है टैक्स से उसको, और टैक्स जो सरकार बढ़ाने लग रही निरंतर, उसके ग्राफ को दर्शाता है, ठीक है भाई। चीज समझ में आ गई? हर एक साथी के समझ में आ गई? इससे कोई आसान तरीका नहीं भाई इन चीजों को समझाने का। बताओ भाई, लेफर इन्हें घर के भी अंडे थे, लेफर नाम ने लोफर टेक देंदे, लेफर की क्या जरूरत थी? हमारा तो छोरा है लोफर है, स्कूल में जाओ, हाँ बेटा नाम क्या? लोफर, लोफर सन ऑफ जोफर, ओके। इन्वर्टेड यू, हाँ इन्वर्टेड यू शेप बोल सकते हो आप इसको, लेकिन एग्जाम के अंदर बेल शेप आता है भाई, इन्वर्टेड यू नहीं बोलते उसको एग्जाम में। वैसे आप बोल सकते हो, आप अपना पर्सनली आपका जी करे, ठीक है, जी करे तो तुम बोलते नहीं हो, तुम्हारी मादा मित्र है, महिला मित्र है, तुम्हारा मन करता है उसको गुलाबो, लाडू, पाडू के बेरा के बोलो, बेबी, बेबी नो बोले जनो उसना दूध पियाओगे, बेजनो छोटी सी है, इसका मम्मा और दिया दे दिया करो, आया करो प्लास्टिक की बोतल में, ले बेबी ले, आज बावड़ी बूथ से बेबी सवाया डबडी।
ठीक है, दूसरी टाइप से वो से तो हमें भी इसकी कुछ नाम दे दो। चला भाई आगा। चले आगे, ठीक है भाई। आगे जो हमारा कंसेप्ट है उसका नाम है भाई जीएसटी। जीएसटी के बारे में बस 2 से 3 पर्सन ये पूछता है, जो कि मैं अभी आपको करवा दूंगा। पहली चीज तो जीएसटी, हमारी जीएसटी का जो रूल है इसकी पहले तो फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म क्या है हमारी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जिसका मतलब क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। यानी कि या तो तुम वस्तुओं का उत्पादन करते हो, जैसे मान लिया मैंने फैक्ट्री लगा रखी है और मैं उसके अंदर बुकों का उत्पादन करने लग रहा हूं, तो उसको बोलेंगे वस्तु के ऊपर कर लगेगा। बस मैंने वस्तु का उत्पादन किया, उसके ऊपर कर लगने लग रहा है। दूसरा सेवा, या तुम सेवा कर, जैसे मैं तुमको पढ़ाने लग रहा हूं, अभी जो मैं कर रहा हूं ये सेवा है, ठीक है, तो मैं तुम्हें सर्विस देने लग रहा हूं, तो इसके ऊपर भी टैक्स है, ठीक है। नहीं, या तो तुम वस्तुओं का उत्पादन करते हो चाहे तुम सर्विस देते हो, दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा। इसी को बोलते हैं जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये आया कब था हमारा? तो ये हमारे देश के अंदर साल 2017 के अंदर, यानी 1 जुलाई 2017 के अंदर लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 सताना, जनता को सताने के लिए इस टैक्स को लागू किया गया था। हाँ भाई, जनता की ऐसी तैसी करेंगे, ठीक है। तो इस टैक्स को लागू किया गया कब? हमारा 1 जुलाई 2017 को। भाई कौन से अनुच्छेद के अंदर हमें इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद, अनुच्छेद का सभी साथी संधि विच्छेद करके दिखाएंगे एक बार, क्या बनेगा अनुच्छेद का संधि विच्छेद, ठीक है। अब क्या होगा, कौन से अनुच्छेद के अंदर था? मैंने आप लोगों को पॉलिटी के अंदर एक चीज बताई थी। आर्टिकल नंबर 280 किसको दर्शाता है? वित्त विभाग को दर्शाता है। वित्त विभाग का मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि खजाने वाला विभाग, ठीक है। और आप खुद बताओ कि जब भी आप खजाना यानी पैसे की तरफ जाते हो पैसे लेने के लिए, तो सरकार क्या बोलती है? रुक जा बेटा, एक कदम पहले रुक जा, पहला जीएसटी भर दे, उसका पाछा खजाना मिल जाएगा। यानी 280 के अंदर खजाने वाला डिपार्टमेंट है, तो इससे एक कदम पहले क्या आ गया? 279A, यानी इसके अंदर क्या हो गया? हमारा जीएसटी का वर्णन हो गया, ठीक है। यानी जीएसटी वाले क्या बोले? रुक जा 280 वाला स्टेप तो खजाना है, खजाना पाछा लिए, पहला जीएसटी भर दे एक कदम पहला। यानी 279A के अंदर क्या है? हमारा जीएसटी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। भाई चीजें समझ में आई? संविधान संशोधन कौन सा था जिस टाइम हमारा जीएसटी लागू हुआ था? उस टाइम संविधान संशोधन कौन सा आया था? तो ये हमारा 101वां संविधान संशोधन था भाई, 101वां। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखो भाई, जैसे आप लोग शादी के अंदर जाते हो, शादी के अंदर कन्यादान लिखने वाले होते हैं, तो कन्यादान लिखने वाले क्या बोलते हैं? जो भी तुम खाना खाओगे उससे पहले यहां पर कन्यादान लिखवा दो। यानी कि एक तरीके से वो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ही होते हैं। वैसे बोलते हैं पहले जीएसटी भर दे भाई, उसका पाछा खाइए हमारे गुलाब जामुन रसगुल्ले, ठीक है, पहले जीएसटी भर हमारे पास। और जब भी आप कन्यादान देते हो, ये तो है नहीं डायरेक्ट 100 का देते हो, और अगर डायरेक्ट 100 का देते हो तुमसे बड़ा नीच कोई नहीं है। तो मैक्सिमम लोग कितने देते हैं? 111 का, 101 का, इस टाइप से कन्यादान देते हैं, ठीक है। यानी 101वां क्या हमने जीएसटी वालों को जीएसटी दे दिया। जो ब्याह में बैठे थे जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, कन्यादान मांगा थे बेचारे, उनसे हमने दे दिया 101 रुपया, ले भाई कच्चे कट्टो ताम भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 101वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या था? हमारा जीएसटी हमारा उस संविधान के अंदर आया था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी वित्त मंत्री होते हैं, कौन? निर्मला ताई, ठीक है। ये क्या है? हमारी इसकी चेयरमैन होती हैं भाई, निर्मला सीतारमण। ओके, चीजें समझ में आई? जीएसटी के बारे में इतनी कुंडली यही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर आपसे, और कुछ नहीं पूछा जीएसटी के बारे में, ठीक है। अब जो 2 टैक्स और रह गए, बस 2 टैक्स है छोटे छोटे, उसके बाद क्लास तुम्हारी खत्म कर दूंगा। पहला टैक्स हमारे पास है सरचार्ज टैक्स। सरचार्ज टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है जी? सरचार्ज टैक्स। सरचार्ज टैक्स होता है भाई, जो सरकार है मतलब कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाती है उसको सरचार्ज टैक्स बोलते हैं। जैसे मान लिया पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी भी लगता है, ठीक है। पेट्रोल के ऊपर आपका एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब विदेश से हम लोग ले आने लग रहे हैं तो उधर एक्साइज टैक्स भी लगता है। 2-3 टैक्स और हैं, ये जीएसटी हो गई। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, एक एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट अलग जीएसटी लेती है, दोनों वाले जीएसटी लगेंगे, ठीक है। यानी कि एक टैक्स था, इसके ऊपर ये टैक्स लग गया, इसके ऊपर ये टैक्स लग गया, तो इनको अलग अलग दिखाने की बजाय कागज में दिखा दिया जाता है सरचार्ज टैक्स।
ठीक है, यानी कि भाई टैक्स के ऊपर अलग अलग टैक्स लग गए, उसको क्या बोलते हैं, उसको सरचार्ज टैक्स बोलते हैं। चीजें समझ में आई? तो सरचार्ज टैक्स क्यों बोले? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सरचार्ज टैक्स बोलते हैं। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सरचार्ज टैक्स बोलते हैं। भाई चीज समझ में आ गई? हर एक साथी के बिल्कुल बेसिक चीज बताई। और जो अगला है इसी के अंदर वो है सेस टैक्स। ये कौन सा होता है जी सेस टैक्स? भाई सेस क्या होता है? कोई एक स्पेशल काम के लिए सरकार टैक्स लगा दे। जैसे मान लिया भाई तुम जैसे मान लिया कहां पर रहते हो, दिल्ली में रहते हो मान लो तुम, और दिल्ली के अंदर आपको होता प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और सरकार बोल दे कि भाई हम प्रदूषण को दूर करने का काम करेंगे लेकिन हमारे पास पैसे की कमी है, और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम तुमसे पैसा लेंगे स्पेशल टैक्स के रूप में, तो उसको बोल देंगे सेस टैक्स। यानी कि हमने एक स्पेशल पर्पज के लिए आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया। चाहे तुम गरीब हो अमीर हो वो चीज मायने नहीं रखती, लेकिन आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है आपकी हवा को प्योर करेंगे, इसको शुद्ध करने का काम करेंगे इसलिए। ठीक है, तो यानी क्या बोले सेस टैक्स किसको बोलते हैं? ऐसा टैक्स जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए लगाया जाता है। ऐसा टैक्स जो किसी स्पेशल पर्पज यानी किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, के लिए लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई सेस टैक्स। ठीक है, चीज समझ में आई या नहीं आई? और दूसरी चीज सेस जो भी जितने टैक्स होते हैं ना सबका हिस्सा थोड़ा थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, मतलब लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन सेस टैक्स का कोई भी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता। ये चीज भी याद रखना, कोई भी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, चीज समझ गया नहीं समझ गए? अब जो हमारा लास्ट टैक्स है, लास्ट इसके बाद तुम्हारी क्लास पूरी, उसका नाम है हमारे पास भाई पिंगुवन टैक्स। पेंगुइन बोलो, पिंगुवन बोलो, कुछ बोलो, PIGOUVIAN। ये क्या होता है जी? जो नेगेटिव चीज देश के अंदर फैली हुई है उनको मिटाने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं हमारा पिग्वियन टैक्स। भाई ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? कैसे? जैसे मान लिया देश के अंदर नेगेटिव कुछ भी फैल जाए, जैसे मान लिया भाई बहुत लोग हैं जो गलत खबरें फैलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी इंस्टाग्राम में बहुत लोग जो मतलब गलत, भाई जो चीज जिस खबर का वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, झूठा थंबनेल लगा दिया, कुछ और लगा दिया, भाई ऐसे लोगों का सफाया किया जाएगा। इसके लिए भाई तुम सारे जने पैसे दो, इनका सफाया करते हैं। ठीक है, तो ऐसे टैक्स को क्या बोले? पिग्वियन टैक्स बोलेंगे। यानी क्या है? नेगेटिव चीजों को कम करने के लिए जो स्पेशल टैक्स लगाया जाता है, नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, कम करने के लिए जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पिग्वियन टैक्स। भाई ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये था भाई हमारा बजट एंड टैक्स वाला चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर करवा दिया है भाई, और सोमवार कल की छुट्टी रहेगी, सोमवार को हम इसके MCQ करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं आपके। ठीक है भाई, 2 दिनों के अंदर मैंने करवा दिया। पहले दिन बजट का टॉपिक करवाया था, आज मैंने टैक्स का GST का ये टॉपिक कर लिया। ठीक है, सोमवार को सभी साथी पढ़ के आएंगे, कल संडे छुट्टी, अच्छे से रिवीजन मारनी है दोनों दिनों वाले दोनों लेक्चरों की। एंड रिटन नोट्स तुम्हारे बैच के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, अच्छे से रिवीजन मार के, प्रिंट निकलवा के आराम से अच्छे से रिवीजन मार के अच्छे से तैयारी करके आना। सोमवार को एक तरीके से समझ लो तुम्हारा मॉक टेस्ट है। ठीक है, MCQ पर्सन लेके आऊंगा, कम से कम 70 से 80 MCQ पर्सन है, पूरी क्लास लगेगी इसके अंदर। ठीक है, उस दिन सभी पर्सनों के तुम्हें आंसर आने चाहिए। ओके ठीक है भाई, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में भी आ गया होगा सब कुछ, इतना कुछ मुश्किल था भी नहीं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम भाई वेलकम। बिल्कुल हल्के हल्के थे यार, मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर कुछ नहीं आया आपके समझ में तो भाई अब मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बाकी आप अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, और तुम्हारे इस महीने के अंदर इकोनॉमिक्स तुम्हारी पूरी करवा दी, और फिर 1 तारीख से हम लोग किससे सितंबर से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे भाई। फिर ठीक है, फिर हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। ओके, और इसी महीने के लास्ट तक ये समझो 31 अगस्त तक हम लोग साइंस भी पूरी कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री जो रह रही है तुम्हारी